जय हिंद। हाँ, क्लास 10th इसके पहले हम लोग रियल नंबर का चैप्टर फर्स्ट एनसीईआरटी कवर कर चुके हैं। रियल नंबर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। अभी आज हम लोग रियल नंबर का, खासकर जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उनका एक मेंटल मैथ का एग्जाम होता है। तो उसके लिए कुछ क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। आप सभी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, जितने बच्चे अगर इसको देख रहे हैं, कृपया पहले एनसीईआरटी खत्म करें, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन खत्म करें। एटलीस्ट एनसीईआरटी खत्म करें। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं भी खत्म करते तो सबसे पहले एनसीईआरटी खत्म करें। संभव हो तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पहले लगा ले, उसके बाद मेंटल मैथ वाले फोकस टॉपिक पे आए। डायरेक्ट आप इस टॉपिक पे आके बैठ रहे हैं तो फिर गलत है। ठीक है ना? डायरेक्ट मत देखो, लाल झेल जाओगे, अभी फालतू में आपका टाइम खराब होगा। ठीक है ना? अगर आपको समझ में आ जाए तो बढ़िया है। बाकी हमारी सबसे पहले, अगर आप बिगिनर हैं तो सबसे पहले काम, बाबू जाके एनसीईआरटी पूरी खत्म करो पहले। फर्स्ट चैप्टर 2 बार लगाओ कम से कम। ठीक है ना? अच्छा, बहुत जल्द अभी हम एक प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं। आपको ना यूट्यूब पे डेली एक पोस्ट डाली जाएगी। उस पोस्ट में ना क्लास, खासकर क्लास 10th बच्चों के लिए ये ना एक टास्क दिया जाएगा उनको। जैसे संडे के दिन टास्क हो गया, और जिस दिन आपकी छुट्टी हुई उस दिन टास्क हो गया। ये टास्क दिया जाएगा आपको। ठीक है ना? अगर ये टास्क आप कंप्लीट करते हैं डेली डेली, ठीक है ना, तो रिजल्ट अच्छा आएगा, इस बात की गारंटी हम लेके चलते हैं। लेकिन डेली टास्क को कंप्लीट करना, मौसी के यहाँ चले गए, फूफू के यहाँ चले गए, तबियत खराब हो गया, ये हो गया, ये सब एक्सक्यूज नहीं देना है। ठीक है ना? टास्क कंप्लीट करना है, मतलब कंप्लीट करना है। ठीक है ना? कुछ दिन में अभी हम ये शुरू कर देंगे। ठीक है ना? डेली का टास्क जाएगा आपके पास। डेली टास्क मतलब इधर से जिस दिन आप स्कूल जा रहे हैं उस दिन भी, जिस दिन नहीं जा रहे हैं उस दिन भी। ठीक है ना? हम प्रयास करेंगे इस दिन स्कूल नहीं जा रहे, संडे के दिन, बाकी दिन आपके पास एक टास्क जाए, लेकिन टास्क में वही इन्वॉल्व होगा जो सवेरे 7 बजे उठ सकता है। 12-12 बजे तक सो रहे हो यार, मरे हुए दिमाग के लोग, तुम लोग दसाई वाले। हाँ, 12-12 बजे तक तुम्हारी आंख नहीं खुल रही, 11-11 बजे तक सो रहे हो। खैर, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो, खुल के आओ, शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन मेंटल मैथ का। ठीक है ना? बोर्ड पे आपको दिख गया होगा क्वेश्चन। ठीक है ना? हम पढ़ देते हैं। फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3125। मतलब 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके हमको 5 का एक्सपोनेंट बताना है। क्या बताना है? 5 का एक्सपोनेंट। आइए शुरू करते हैं। 3125, तो 5, 5 6 30, 1, 5 2 10, 5 5 25, 25 में 625। आप इसको सीधा सीधा यहाँ कर सकते हैं। 5 1 5, 1 6, 25 5 125, 125 आ जाएगा ये आ जाएगा। 5 2 10, 50 25, और ये हो जाएगा 5 5 जा 25, और ये जगह 5 1 जा 5। मतलब 3125 को क्या लिख सकते हैं आप? 5 × 5 × 5 × 5 × 5 कहने का मतलब 5 की पावर 5। तो एक्सपोनेंट क्या हो गया इसका? 5। यही आपका आंसर हो गया। देख लीजिए आप इस क्वेश्चन को, फिर आगे चलते हैं। थोड़ा सा स्पीड में लेके चलेंगे हम क्वेश्चंस को। ठीक है ना? इसे ज्यादा हैरान मत होइएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी इसे पढ़ा के आ चुके हैं। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन बोर्ड पे दिख गया होगा आपको। पढ़िए सिद्धा से क्वेश्चन को। ठीक है ना? क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 98। मतलब फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट, मतलब एक्सपोनेंट का सम फाइंड करना है। ठीक है ना? ऑफ प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 98। मतलब 98 का सबसे पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। किससे कटेगा? 2 चौके 8, 2 9 18, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो क्या हो जाएगा? 98 क्या हो जाएगा? 2 × 7 × 7, मतलब 2 × 7 की पावर 2, और 2 की पावर 1। यही तो सम ऑफ एक्सपोनेंट। तो सम ऑफ एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा? 2 यहाँ है और 1 यहाँ, तो यहाँ सम ऑफ एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा लाल? 2 1 3। समझ में आया? यहाँ तो कोई दिक्कत? कर लीजिए इसको। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले लीजिए। स्क्रीनशॉट मत लिया करो यार, वीडियो को पॉज करके ठीक से लिखा करो, देखा करो, फिर आगे क्वेश्चन बढ़ा करो। ठीक है ना? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोर्ड पे दिख गया होगा। इन द प्राइम फैक्टर ऑफ नेचुरल नंबर n इन 2 की पावर 5, 3 की पावर 6, 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 7, देन फाइंड द नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरोस इन एन। अब जो 10 ईयर देख के आए हैं, मतलब 10 ईयर मतलब इन द सेंस कि एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के आए हैं, उनको ये समझ में आ रहा होगा
कि नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है ना, चलिए बताते हैं हम। 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 7। समझ में आया? पहली चीज 3 की पावर 6 और 7 नंबर ऑफ जीरोस में इनका कोई रोल ही नहीं होता। रोल किसका किसका होता है लाल? 2 और 5 की पेयर का, इन्हीं का केवल रोल होता है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 5 की पावर 4 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है ना। हमने आपसे बताया था 2 और 5 के जितना ज्यादा जोड़े बनेंगे नंबर ऑफ जीरो उतने ही ज्यादा होंगे। तो 2 5 एक जोड़ा बन गया, 2 और 5 दूसरा वाला जोड़ा बन गया, 2 और 5 तीसरा वाला जोड़ा बन गया, 2 और 5 कितने जोड़े बन गए? 4 जोड़े। 4 जोड़े मतलब कितने जीरो भाई है? तो नंबर ऑफ जीरोस बराबर 4, यही आंसर हो जाएगा। क्योंकि 2 और 5 के जितने पेयर बनेंगे नंबर ऑफ जीरोस उतने ही बनेंगे। अब ये कैसे बनेंगे, कहाँ बनेंगे, ये सब जाके देखिए वहां पे। ठीक है ना, क्योंकि फ्लो में लेके चलना है, मेंटल मैथ केवल पढ़ाना है। मेंटल मैथ के बच्चे ये सब क्वेश्चन नहीं पूछते, सर जी कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है। ऑलरेडी उनको सब पता होता है। ठीक है, इसलिए मेंटल मैथ का एग्जाम उन बच्चों के लिए ज्यादा कंफर्टेबल होता है जिनको ये चीजें पता है। बाकी सब टुकुर टुकुर ऐसे मुंह झाँक रहा था जब वहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करके इस क्लास में बैठे हम फिर बता रहे हैं। बहुत फ्लो में सिलेबस लेके चलूंगा मैं मेंटल मैथ का। ठीक है ना, चलिए देख लीजिए इसको, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एचसीएफ क्वेश्चन आपके सामने दिख गया होगा बोर्ड पे। एचसीएफ का मतलब सबसे बड़ी पावर जो दोनों में कॉमन हो। एलसीएम मतलब सीधा सीधा सबसे बड़ी पावर, कॉमन उमन सारी मतलब नहीं होता। समझ में आया ना? एचसीएफ का मतलब सबसे बड़ी पावर जो दोनों में कॉमन हो, और एलसीएम मतलब सबसे बड़ी पावर होनी चाहिए, कॉमन उमन से लेना देना नहीं होता। ठीक है ना, आइए जैसे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 दोनों एक साथ समझिएगा, क्योंकि दोनों में एलसीएम और एचसीएफ में एलसीएम फाइंड करना और एक में एचसीएफ फाइंड करना। ठीक है ना, दोनों क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे दिख गए होंगे। हम 2 मिनट जस्ट वेट कर ले ताकि आप क्वेश्चन को पढ़ सके। बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, सिद्धा से पढ़िए क्वेश्चन ध्यान से बिल्कुल। चलिए, इफ a इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और b इज इक्वल टू पी की पावर 4 क्यू की पावर 5 आर की पावर 3 सी इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर व्हेन वेयर पी क्यू एंड आर 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 प्राइम नंबर्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एचसीएफ एबीसी। अगले वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 में इसका एलसीएम फाइंड करना है। आइए हम क्वेश्चन सबसे पहले लिख देते हैं। ये बराबर दे रखा है भैया हमको p की पावर 2 q की पावर 3 और r। b इज इक्वल टू दे रखा है हमको p की पावर 4 q की पावर 5 और r की पावर 3। और c इज इक्वल टू हमको दे रखा है p की पावर 2 q की पावर 2 और r की पावर 2, ये हमको दे रखा है। अब ध्यान से मेरी बात समझिएगा, हम एचसीएफ सबसे पहले फाइंड करें। क्या फाइंड करेंगे भैया? एचसीएफ। तो थोड़ा सा इस वाले पार्ट को मॉडिफाई कीजिए, इसको लिखिए p की पावर 2 मल्टीप्लाई q की पावर 2 मल्टीप्लाई q मल्टीप्लाई r। लिख दिया? चलिए, अब आपके समझ में आ गया सर जी q की पावर 2 का है लिख दिए हैं। चलिए नहीं लिखते हैं, थोड़ा सा और मॉडिफाई करके समझाते हैं। देखो क्या, इस वाले पार्ट को लिखो p मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई q मल्टीप्लाई q मल्टीप्लाई r। यहाँ पे p p p और p, फिर q q q q और q 5 बार, फिर उसके बाद r मल्टीप्लाई r। इसका समझ में नहीं आ रहा r कौन सा है और मल्टीप्लाई कौन सा है, ये हम कंफ्यूजन होगा। चलिए, यहाँ आ जाएगा p मल्टीप्लाई r आप सभी को पता है जो सबसे ज्यादा कॉमन होता है, मतलब कॉमन जो होता है उसको निकाल लिया जाता है। एचसीएफ का नियम होता है ये। तो एचसीएफ का नियम क्या है, जो सब में कॉमन हो उसको निकालो। तो यहाँ क्या कॉमन है? p और p कॉमन है तो p निकाल लिए। फिर क्या कॉमन है? p और p, फिर से p निकाल लिए। फिर क्या कॉमन है? यहाँ तो p है ही नहीं, लेकिन यहाँ p है, यहाँ भी p नहीं है, इसका मतलब p कॉमन नहीं है। आगे क्या कॉमन है? q यहाँ भी है, q यहाँ भी है। पहले एक q पकड़ते, यहाँ q है, यहाँ भी q है और यहाँ भी q है, तो हमने क्या किया q बाहर निकाल लिए।
फिर उसके बाद क्या है, फिर क्यू है, और फिर क्यू है, और फिर क्यू है। हमने फिर क्यू को बाहर निकाल लिया। समझ में आया? अब यहाँ फिर क्यू है, यहाँ भी क्यू है, लेकिन यहाँ पे क्यू नहीं है, तो हम क्यू बाहर हम नहीं निकाल सकते। यहाँ क्या बचा, आर यहाँ पे है, यहाँ भी आर है, और यहाँ भी आर है। यहाँ पे आर नहीं है, लेकिन इन दोनों में आर है, तो हम आर बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि नियम ये होता है कि जो सब में कॉमन होना चाहिए एचसीएफ निकालने के लिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, अब क्या आ जाएगा, पी की पावर वन, पी की पावर वन, पी की पावर टू, क्यू की पावर वन, क्यू की पावर वन, क्यू की पावर टू, आर की पावर वन, मतलब पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और आर, ये हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। अभी मैंने आपको समझाया थोड़ी देर पहले, सबसे बड़ी पावर जो दोनों में कॉमन हो, सबसे बड़ी पावर जो सब में कॉमन हो, तो पी की पावर टू इसमें भी अवेलेबल है, पी की पावर टू इसमें भी अवेलेबल, और पी की पावर टू इसमें भी अवेलेबल है, क्यू की पावर टू इसमें भी अवेलेबल है, क्यू की पावर फाइव में भी क्यू की पावर टू अवेलेबल है, और क्यू की पावर थ्री में भी क्यू की पावर। अब किसी को समझ में नहीं कहीं कैसे अवेलेबल, हम समझा देते हैं। इस क्यू की पावर थ्री को आप क्यू की पावर टू मल्टीप्लाई क्यू की पावर वन लिख सकते हैं, इसको क्यू की पावर टू मल्टीप्लाई क्यू की पावर थ्री लिख सकते हैं, समझा? और ये क्यू की पावर टू ऑलरेडी अवेलेबल है, कोई दिक्कत? इस आर स्क्वायर को आप आर मल्टीप्लाई आर लिख सकते हैं, यहाँ आर अवेलेबल है, आर की पावर थ्री को आर स्क्वायर मल्टीप्लाई आर लिख सकते हैं, यहाँ आर ऑलरेडी अवेलेबल है। इस तरीके से ये आंसर निकल आएगा, कोई दिक्कत? ये आ गया एचसीएफ निकालने का तरीका। अब इसको एक बार आप देख लीजिए, फिर हम लोग एलसीएम पे चलते हैं। चलिए, क्या बिटिया इसमें क्या लिख दिए सबको? बिटिया पूरा फिर से लिख दिया। 2 मिनट लगे मुझे। ए इज इक्वल टू क्या है, पी स्क्वायर क्यू क्यूब, पी स्क्वायर क्यू का क्यूब आर, बी इज इक्वल टू पी की पावर फोर, क्यू की पावर फाइव, आर थ्री, और सी इज इक्वल टू पी की पावर टू, क्यू की पावर टू, और आर की पावर टू। समझ में है ना? एलसीएम सीधा निकाला, जो सबसे बड़ी पावर, पी की सबसे बड़ी पावर क्या है, फोर, तो पी की पावर फोर, क्यू की सबसे बड़ी पावर फाइव, तो क्यू की पावर फाइव, आर की सबसे बड़ी पावर थ्री, तो आर की पावर थ्री। एलसीएम आ गया, इसको आप देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलो, मैं फिर बोल रहा हूँ, एचसीएफ मतलब सबसे बड़ी पावर, लेकिन सब में कॉमन होनी चाहिए। एलसीएम में सीधा सीधा सबसे बड़ी पावर, कॉमन वॉमन से लेना देना नहीं होता, सबसे बड़ी पावर उठा लीजिए। समझ में आया? चलो, आइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन सामने आपको दिख रहा होगा। फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर बाई विच 125 शुड बी डिवाइडेड टू गेट अ रेशनल नंबर। मतलब सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर हमको फाइंड करना है, ठीक है ना, जिसको रूट जिससे रूट 125, सॉरी, जिससे रूट 125 को अगर डिवाइड किया जाए तो हमको रेशनल नंबर मिले। आइए समझते हैं। रूट 125 को क्या करना है, डिवाइड करना है, तो लाल रूट 125 क्या लिख सकते हो, फाइव मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई फाइव, यहाँ फाइव दो बार क्या आ गया, फाइव रूट फाइव। हमको पता है कि रूट फाइव क्या है, इरेशनल नंबर है, तो अगर इसको हम रूट फाइव से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, रूट फाइव से रूट फाइव कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, फाइव। तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, रूट 125 इज डिवाइडेड बाई रूट फाइव, सो रूट 125 is a रेशनल नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे चले, इतना समझ में आ गया ना? मतलब रूट फाइव से अगर आप इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट रूट 125 में क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। बेटा इसको, चलिए
अगला क्वेश्चन बोर्ड पे आपके सामने होगा, पढ़िए आप उसको। क्वेश्चन ये है भैया कि फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर विच, सॉरी, बाई विच रूट 81, मतलब पहली बात तो ये क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्यूब रूट 81 शुड बी मल्टीप्लाई टू गेट अ रेशनल नंबर, मतलब क्यूब रूट 81 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि हमको क्या मिल जाए, रेशनल नंबर मिल जाए। आइए समझते हैं। रूट 81 मतलब क्यूब रूट, समझना। 81 को क्या लिख सकते हो, समझना, 3 3 9 3 27 3 81 लिख सकते हो इतना। इसमें से क्या बाहर आ जाएगा, 3, क्योंकि क्यूब रूट है तो 3 बाहर आना चाहिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 रूट 3। ध्यान से मेरी बात समझना। अब रूट 3 यहाँ केवल है, अगर हम इसको रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि क्वेश्चन बोला गया किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, तो अगर हम रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई रूट अंडर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो क्या ये एक रेशनल नंबर बन जाएगा, मतलब 3 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि इससे ये बाहर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अरे मेरे भाई, रूट 3 मल्टीप्लाई कर दिए, ये यही तो मल्टीप्लाई किया जाएगा अलग से, ताकि ये रेशनल नंबर बन जाए। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसमें तो क्या हो जाएगा, रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3, क्योंकि ऑलरेडी रूट 3 मेरे पास है, हमने 2 मल्टीप्लाई किया है। अब आप बोलोगे कहाँ है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है, क्लास 8 है ये, बस हल्का सा मॉडिफाई कर दिया उन्होंने। ठीक है ना। तो रूट 3 क्या हो जाएगा, रूट 3 अब इसमें से 3 बाहर आ जाएगा, 3 3 जनाएंगे, क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर हो जाएगा। हमसे ये पूछा है कि मल्टीप्लाई किस नंबर से करना चाहिए, तो रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 बराबर रूट अंडर 9 से हमको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि हमारा ये क्या हो जाए, एक रेशनल नंबर में चेंज हो जाए। समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत? इसको एक बार आप देख लीजिए, फिर आगे चलें। चलिए, बेटा इसको आइए, अगला क्वेश्चन। इफ m and n are two prime number, find the HCF of m and n. If m and n are two prime number, then find the LCF of m and n. सबसे पहली चीज ध्यान रखिएगा, क्या हम जो बोलने जा रहे हैं, कभी भी प्राइम नंबर का जो एचसीएफ होता है, ध्यान सुनना, प्राइम नंबर का जो एचसीएफ होता है वो हमेशा 1 होता है, पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट, प्राइम नंबर्स का जो एलसीएम होता है वो उन सभी नंबर्स को एक साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही नंबर एलसीएम बन जाता है। फिर से, प्राइम नंबर का एचसीएफ जो होता है वो हमेशा 1 होता है, और प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है, जितने भी नंबर दिए गए हो प्राइम नंबर, सारे के सारे नंबर को एक बार में मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही उनका एलसीएम बन जाता है। आइए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन एक साथ आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर, छोड़िए क्वेश्चन नंबर को। इफ एम एंड आर टू प्राइम नंबर, एचसीएफ फाइंड करना, एम एंड टू प्राइम नंबर, एलसीएम फाइंड करना। आइए, हमको दे रखा है एम एंड एन, 2 प्राइम नंबर है, तो इसका एचसीएफ सीधा सीधा लाल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और एलसीएम क्या हो जाएगा, एम मल्टीप्लाई में एन हो जाएगा। हम थोड़ा सा एग्जांपल देके समझाते हैं। हमने लिखा 2 and 3, तो 2 को क्या लिख सकते हो आप, 2 मल्टीप्लाई में 1, और 3 को क्या लिख सकते हो, 3 मल्टीप्लाई में 1। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, अच्छा दोनों में क्या है, 1, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और एलसीएम क्या हो जाएगा, सबको मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, 3 2 जा 6। एक छोटा सा एग्जाम्पल और, हमने कहा 7 और 11, इनका एचसीएफ और एलसीएम बताओ, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, फाइंड करते हैं। 7 को क्या लिख सकते हैं, 7 मल्टीप्लाई 1, और 11 को 11 मल्टीप्लाई में 1, दोनों में क्या कॉमन है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1, और एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 7 मल्टीप्लाई 77, एचसीएफ ये हो गया, एलसीएम ये हो गया। देख लीजिए आप इस क्वेश्चन को। आगे चलें, चल।
अगला क्वेश्चन हमसे बोल रखा है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम आर द सॉरी ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड सिंगल डिजिट लार्जेस्ट प्राइम नंबर। सबसे पहली बात, कंपोजिट नंबर क्या होता है इसको जान लीजिए आप। इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये चार चीजें आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। एक चीज और, को प्राइम नंबर। हल्का सा हम आपको हिंट दे देते हैं। सबसे पहली चीज, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, उसके बाद को प्राइम नंबर। हिंट देते हैं, समझाएंगे नहीं। इवन नंबर जो टू से डिविजिबल हो जाए, ऑड नंबर जो टू से डिविजिबल ना हो, बस। इवन नंबर जो टू से डिविजिबल हो जाए, और ऑड नंबर जो टू से डिविजिबल ना हो। प्राइम नंबर जिसके केवल दो फैक्टर हो, एक तो वो खुद हो, एक तो वो वन से कट जाए, दूसरा वो सेल्फ से, मतलब एक उसका फैक्टर वन हो और दूसरा सेल्फ हो। ये होता है प्राइम फैक्टर, सॉरी प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके तीन फैक्टर हो। तीन फैक्टर मतलब एक तो सेल्फ हो, एक तो वो खुद हो, दूसरा वो वन से डिविजिबल हो, एक कोई फैक्टर और होना चाहिए। अब वो कोई भी हो सकता है, इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। को प्राइम नंबर का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट होता है कि भैया इसका एचसीएफ क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। बहुत ध्यान समझना इस कॉन्सेप्ट को, वरना यहां झेल जाओगे। को प्राइम का मतलब होता है, को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका एचसीएफ वन होता है, ना कि दोनों के दोनों नंबर प्राइम नंबर होते हैं। इस बात को ध्यान रखना। दोनों नंबर प्राइम नंबर हो इस बात जरूरी नहीं है। को प्राइम का मतलब होता है दोनों नंबर का एचसीएफ वन होना चाहिए। जैसे हमने लिखा 15 एंड 16, इसका एचसीएफ वन बताएंगे आप। ये नहीं कि दोनों नंबर प्राइम होना चाहिए, ना 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 ना। को प्राइम ये, अब यहां प्राइम देख के ये मत समझना कि दोनों नंबर प्राइम होना चाहिए ना, गलत है ये। को प्राइम का मतलब होता है कि ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ वन होना चाहिए। समझ में आया ना कॉन्सेप्ट? अब दोनों नंबर प्राइम नंबर तो नहीं है, ये फोर के टेबल में आता है, सिक्स के सॉरी फोर के टेबल में आता है, टू के टेबल में आता है, 16 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में, सबसे कटता है ये। 53 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 15 के टेबल में आता है, मतलब दो तीन टेबल में आता है ये। लेकिन दोनों प्राइम नंबर हो ये बात जरूरी नहीं है। दोनों एक ही टेबल में नहीं आने चाहिए, कॉन्सेप्ट समझना बस। दोनों नंबर किसी एक टेबल में नहीं आना चाहिए। जैसे हमने कहा 11 और 33, ये को प्राइम नहीं है क्योंकि ये 11 के टेबल में दोनों आ रहे हैं। हमने कहा 27 और 36, ये को प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 27 और 36 दो 9 के टेबल में आ रहे हैं। दोनों एक टेबल में नहीं आने चाहिए। समझ में आया? अब कहेंगे आप सर जी, एक के टेबल में तो सब आ रहे हैं लाल, हम तो बोल ही रहे हैं कि एससीएफ वन होना चाहिए। हम तो ये तो शुरुआत से बोल रहे हैं कि एससीएफ तो वन होना चाहिए। वन के टेबल में तो उबे करेगा, किसी और के टेबल में ये दोनों नहीं आने चाहिए। अब वो टू का टेबल हो, थ्री का टेबल हो, फोर का टेबल हो, कोई भी टेबल हो, किसी भी नंबर के टेबल में ये दोनों नहीं आने चाहिए। ये को प्राइम नंबर होते हैं। जैसे हमने लिखा 17 और 18, 19 और 20, 31 और 32। अब यहां से आप ये निष्कर्ष कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर ऑलवेज को प्राइम नंबर। दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर और ऑलवेज प्राइम नंबर। 15 16 प्राइम नंबर, सॉरी को प्राइम नंबर। 17 18 को प्राइम। 20 21 को प्राइम। 35 36 को प्राइम। एक नंबर में दोनों दोनों एक टेबल में नहीं आएंगे। ये को प्राइम का कॉन्सेप्ट होता है। समझ में आया? कंपोजिट नंबर एक वो होना चाहिए, एक मतलब सेल्फ होना चाहिए, एक टेबल में आना चाहिए, एक किसी और के टेबल में आना चाहिए। समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। ठीक है ना? इवन नंबर दो से डिविजिबल हो जाए, और दो नंबर दो से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। प्राइम नंबर वन से हो और खुद से हो और किसी से ना हो। कंपोजिट नंबर खुद से हो, वन से हो, किसी और एक टेबल से हो रहा हो। को प्राइम नंबर एचसीएफ वन होना चाहिए। दो नंबर होंगे जिनका एचसीएफ हमेशा वन होना चाहिए, और किसी टेबल में दोनों 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 नंबर किसी एक टेबल में नहीं आने चाहिए। ठीक? कोई दिक्कत? चलिए, अब थोड़ा सा कौन, ये तो समझ में आ गया, ठीक है ना? इसके आगे थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना? छोटा सा क्वेश्चन है, शायद आपके एग्जाम में आ जाए तो काम आ जाएगा। ठीक है ना? खैर आप भी इसको देख लीजिए। ठीक है ना? ये आप पढ़ के आ चुके हैं, हम बस आपको समझा रहे हैं लाल। कंपोजिट कंपोजिट नंबर यहाँ नहीं पढ़ाया जाता है। ये सब सिक्स का टॉपिक है, सिक्स से मतलब कंपोजिट रिकॉल करवा रहे हैं। कंपोजिट नंबर, इवन नंबर पढ़ा रहे हैं वैसे भी हम। ठीक है ना? ज्यादा लोड मत लीजिए। चलिए 20 मिनट जाके देखिए। ठीक है ना? आइए। चलिए
कंपोजिट नंबर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। कंपोजिट नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो होता है वो होता है 4। क्यों? अब समझते हैं। पहली बात तो वन नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, सीधे देखो, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना तो ये प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, ठीक है ना। दो प्राइम नंबर है, दो की टेबल में आता है, एक की टेबल में आता है। तीन प्राइम नंबर है, तीन की टेबल में आता है, एक की टेबल में, लेकिन फोर टू की टेबल में आता है, वन की टेबल में आता है खुद के, और एक की टेबल में आता है, टू के टेबल में आता है। इसलिए सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है? फोर होता है। ये हम इसलिए समझा रहे पूरी नाम का था क्योंकि अगला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, इसलिए पूरी नाम का था समझा रहे हैं हम आपको। समझ में आ गया ना? ये हो गया कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। एक छोटा सा और चीज यहां से जानते जाइए, थ्री कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, शायद कॉन्जिक्यूटिव की स्पेलिंग गलत हो, शायद, कंफर्म नहीं है, मैथ पढ़ने आओ, स्पेलिंग नहीं, ठीक है ना। थ्री कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर एक ही होता है पूरे ब्रह्मांड में, थ्री, फाइव और सेवन, जो कि क्या हो? प्राइम नंबर हो पूरे मैथ में। ये एक ऐसा नंबर है, तीन, जो कि ऑड है, कॉन्जिक्यूटिव है और प्राइम है। बाकी पूरे मैथ में आपको कोई ऐसा तीन नंबर नहीं मिलेगा जो कि कॉन्जिक्यूटिव हो, ऑड हो और प्राइम हो, पॉसिबल ही नहीं है। आपकी जानकारी के लिए अगर आप उठाना चाहे तो उठा लीजिए, 17, 19, 21, 23, 25, 27। खैर ये तो 25, 27 तो होता ही नहीं। समझ? अगला 29, 31, 33, होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है लाल। यही तीन ऐसे नंबर होता है, और नंबर जो कॉन्जिक्यूटिव होता है और प्राइम होता है, बाकी कोई नंबर पॉसिबल ही नहीं है। आप सोच लेना जितना सोच पाना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? पगला जाओगे, ठीक है ना। जैसे 95, 97 और क्या, 99, यही प्राइम नंबर है, बाकी दोनों नहीं है। खैर, हम जो बता दिए उसको ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ हो कहूँ पढ़ के आए हैं, जितना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं ना, पढ़ के ही आए हैं, ठीक है ना। इसलिए ज्यादा परेशान मत हो, एक मास्टर अपने मन से बता रहा, नहीं लाल लिखा हुआ ये, छोटी क्लास का बुक उठा के देखिए, 8th की बुक उठा के देखिए, उसमें लिखा होगा ये, ठीक है ना। खैर, इतना समझ में आ गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर पता चला ना, फोर होता है। लार्जेस्ट बहुत बड़ा होता है, पता नहीं कर सकते आप। लार्जेस्ट कंपोजिट नंबर आप बता ही नहीं सकते कितना बड़ा होता है। चलिए, क्वेश्चन ये है लाल, द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है भैया? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है भैया? फोर। हम्म। एंड सिंगल डिजिट लार्जेस्ट प्राइम नंबर, सिंगल डिजिट लार्जेस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा लाल? सेवन, क्योंकि इसके बाद नाइन आता है, पॉसिबल नहीं। उसके बाद 11 आता है, वो टू डिजिट हो गया, ठीक है ना। इसका क्या फाइंड करना है हमको? एससी फाइंड एलसीएम, सेम भैया, फोर और सेवन, ये तो को प्राइम हो गया। को प्राइम होगा तो एससीएफ क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। और एलसीएम क्या हो जाएगा? फोर मल्टीप्लाई में सेवन, सात चौके 28, 28, एलसीएम और एससीएफ आ गया। यही तरफ समझाना था, इसलिए इतनी राम कथा चल रही थी, ठीक है ना। चलिए, कर लीजिएगा, इतना इतने क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है ना। दो तीन क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देते हैं, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है ना। एक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट अंडर 199 मल्टीप्लाई में 201 प्लस में वन। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 999 मल्टीप्लाई में 1001 मल्टीप्लाई में वन। ये दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, आप सिद्ध से इस क्वेश्चन को करके लेके आइएगा, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।